पवन जी, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी बड़े बड़े मौकों पे नहीं जाते। 15 अगस्त, 26 जनवरी, राष्ट्रपति के इतने सारे मौके आए, सब जगह बॉयकॉट कर जाते हैं आप। और अब बताइए, पुतिन के डिनर में नहीं बुलाया तो उसकी शिकायत करें। मानक जी, आपको पता है कि जब भी खड़गे साहब जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में है, या राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में, जब भी इन्हें बुलाया, वो लाल किले पे बुलाया हो या किसी और स्टेट प्रोग्राम में बुलाया हो, उनको जानबूझकर बेइज्जत करने की कोशिश की जाती है। 5वीं 6ठी रो में बैठाया जाएगा। मानक जी, इतना कायर आदमी कभी आपने देखा है? कायर क्यों कह रहे हैं? अच्छा, वो हाइड्रोजन बम का क्या हुआ? बिहार के बाद ये कह रहे थे कि बिहार पर भी कुछ ला रहे हैं पवन जी। पवन खेड़ा को लाइए जरा स्क्रीन पर। पवन जी आ गए मुस्कुराते हुए, हमेशा की तरह। पवन जी मुस्कुराते मुस्कुराते तीखे तीर चलाने के लिए जाने जाते हैं। पवन जी, बीजेपी कह रही है राहुल गांधी बड़े बड़े मौकों पे नहीं जाते। 15 अगस्त, 26 जनवरी, राष्ट्रपति के इतने सारे मौके आए, सब जगह बॉयकॉट कर जाते हैं आप। और अब बताइए, पुतिन के डिनर में नहीं बुलाया तो उसकी शिकायत कर रहे हैं। मानक जी, आपको पता है कि जब भी खड़गे साहब जो कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा में है, या राहुल गांधी जी जो लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोकसभा में, जब भी इन्हें बुलाया, वो लाल किले पे बुलाया हो या किसी और स्टेट प्रोग्राम में बुलाया हो, उनको जानबूझकर बेइज्जत करने की कोशिश की जाती है। 5वीं 6ठी रो में बैठाया जाएगा। कोई बात नहीं, आप करिए। अगर वो नहीं गए तो इसका मतलब आप बुलाएंगे नहीं, आप परंपराओं को तोड़ देंगे। खैर, परंपराओं का पालन करने की उम्मीद अब इनसे रखनी बेकार है। ये वही लोग हैं जिन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त की सिलेक्शन प्रक्रिया में चीफ जस्टिस को हटा दिया, बाहर कर दिया। तो इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? ये विपक्ष के साथ संबंध इन्होंने शुरू से खराब रखे हैं, जानबूझकर खराब रखे। और आज संबंध इतने खराब हो गए मानक जी कि इन्हें लगता है कि कहीं विदेशी मेहमान के सामने इनकी पोल ना खुल जाए, कहीं कुछ बोल ना दें। अरे, आप संबंध ठीक रखिए ना। हम तो देश के हित की ही बात करेंगे, आपकी तरह थोड़े ही हैं। तो ये जो इन्होंने किया है, पूरा विश्व देख रहा है। आप सोचिए कि जो विजिटिंग डिग्निटरी थे, वो क्या सोच कर गए होंगे। हमें कोई नुकसान नहीं है। नुकसान मोदी जी ने अपनी छवि थोड़ा बहुत जो बची है, ज्यादा नहीं बची, लेकिन जितनी भी बची है, उस पर और हमला खुद मोदी जी ने बोला है। ये इतने इनसिक्योर आदमी, इतना कमजोर आदमी, माफ कीजिएगा मानक जी, इतना कायर आदमी कभी आपने देखा है? कायर क्यों कह रहे हैं आप? कायर नहीं तो क्या भाई? आंखों में आंखें डाल के विपक्ष के नेता को देख नहीं सकता, क्षमता नहीं है। एक कमरे में विपक्ष का नेता भी मौजूद हो तो ये डरते हैं। और कायर क्यों है आप पूछ रहे हैं मानक जी? कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस अटेंड किए हैं इनकी खुद की? किए हो तो बताइए। वो आम कैसे खाते हैं, जेब में बटुआ रखते हैं, नहीं थकते क्यों हैं, वो वाली प्रेस इंटरैक्शंस की बात नहीं कर रहा। अरे मोदी जी, आप थकते क्यों नहीं हैं? ऐसी प्रेस इंटरैक्शंस की बात नहीं कर रहा मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस की बात कर रहा हूं, जहां मानक गुप्ता को बुलाया जाए। हुआ क्या ऐसा? पवन जी, लेकिन बीजेपी के नेता जो इंस्टेंसेस बता रहे हैं, उन पर स्पेसिफिक जवाब दीजिएगा। आप कह रहे हैं कि इनको जब बुलाया जाता है, अपमानित करने के लिए बुलाया जाता है, 5वीं 6ठी रो में बिठा दिया जाता है। अब बीजेपी के जो नेता हैं वो ये बता रहे हैं, इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त, रिपब्लिक डे 26 जनवरी, इनको बुलाया गया, नहीं गए। रामनाथ कोविंद जी का राष्ट्रपति के तौर पर जब शपथ वो ले रहे थे, तब भी नहीं गए। सीपी राधाकृष्णन, अभी हाल की बात है, उनके भी शपथ ग्रहण में नहीं गए। ये क्यों नहीं गए राहुल गांधी, क्यों नहीं जाते? मैं बता रहा हूं, 15 अगस्त और 26 जनवरी के कार्यक्रमों का ही मैंने आपको उदाहरण दिया। हमारे हॉकी के खिलाड़ी, उनके पीछे राहुल गांधी और खड़गे साहब। आप बहुत पुराने पत्रकार हैं, मुझे अच्छी तरह याद है, आपको भी याद होगा, सुषमा स्वराज जी को कहां बैठाया जाता था जब लीडर ऑफ ऑपोजिशन थी वो, या अरुण जेटली जी को हम कहां बैठाते थे जब वो लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा के थे। आपको अच्छी तरह याद है। तो परंपराएं होती हैं, हमने पूरा सम्मान दिया है। और आज जब वो सम्मान बिल्कुल नहीं देते, तो आप ये मत भूलिए कि लीडर ऑफ ऑपोजिशन भी इस देश की आवाज है। इस देश के 60% वोटर्स की आवाज लीडर ऑफ ऑपोजिशन है। आप सिर्फ 40% लोगों की आवाज हैं, ये भूलिए मत। पवन जी, तो क्या करेंगे? मतलब ये तो रिश्ते इतने खराब हो गए हैं। बताइए, विदेशी नेता आ रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति, और हमारे देश में किन मुद्दों पर राजनीति हो रही है? राहुल जी कह रहे हैं मुझे मिलने नहीं देते, मुझे डिनर में नहीं बुलाया। किसकी जिम्मेदारी है सुधारना? हमारी, आपकी है क्या? जिसकी जिम्मेदारी है वो सुधारे ना, निकले ना अपनी उस कायरता से बाहर। ठीक है, ओके। ये कायरता है और कुछ नहीं है, जिसमें आप में इतनी हिम्मत नहीं है कि आप उस कमरे में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को भी बैठा सकें। ये एक, अंग्रेजी में कहते हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स है आपको।
कौन अपने आप को विश्वगुरु बना के घूमता है? जब तक आपको मालूम है कि आप चेले भी नहीं हो किसी के, उस लायक भी नहीं हो, आप अपने आप को विश्वगुरु बना के घूम रहे हो। ये इंफीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स का बहुत बड़ा उदाहरण है। मैं और आप तो नहीं कहते साहब मैं गुरु हूं। क्यों नहीं कहते? क्योंकि हमें मालूम है हम जैसे हैं वैसे खुश हैं। वंदे मातरम और एसआईआर पर संसद में चर्चा होने वाली है सोमवार, मंगलवार, बुधवार को। राहुल गांधी बोलेंगे पवन जी? हम तो बोलेंगे ही साहब। हम तो वंदे मातरम तब बोलते थे जब वंदे मातरम बोलने पे लाठियां खाते थे। इनकी तरह नहीं है, कायर लोग नहीं है हम तो तब वंदे मातरम बोलते थे। ये अब जब आजादी मिल चुकी, अब आए साहब वंदे मातरम बोलेंगे। वाह कमाल है। दे दीजिए इन्हें भारत रत्न, दे दीजिए इन्हें परमवीर चक्र। नहीं, मैं ये पूछ रहा हूं पवन जी, क्योंकि अक्सर राहुल गांधी कहते थे और आप भी कहते थे ना, आपके सारे नेता, संसद में राहुल गांधी बोलते हैं तो क्या वो भूकंप आता है, भूचाल आता है? तो सोमवार, मंगलवार, बुधवार को आएगा भूचाल संसद में? ये पूछ रहा हूं। अब देखे जाइए। हम तो बोलेंगे। हाँ। हमको जो मन की बात हमारे है वो हमारे मन की बात नहीं है। हाँ। इस देश के 60% लोगों के मन की बात है, हम जरूर बोलेंगे। अच्छा, वो हाइड्रोजन बम का क्या हुआ? बिहार के बाद ये कह रहे थे कि बिहार पर भी कुछ ला रहे हैं पवन जी। अरे साहब, बिहार पे भी आएगा, वाराणसी पर भी आएगा, और आप चलाएंगे, मुझे मालूम है, आप पर भरोसा है मुझे। ओके, ऑल राइट। यानी कि अभी पवन खेड़ा, क्योंकि जो कांग्रेस के रणनीतिकार हैं, राहुल गांधी के रणनीतिकार हैं, जो क्लोज ग्रुप है, उसमें पवन खेड़ा एक इंटीग्रल पार्ट है। पवन जी बता रहे हैं कि अभी इन्वेस्टिगेशन चल रहा है, इंक्वायरी काम चल रहा है, खोद खोद कर सबूत निकाले जा रहे हैं। वोट चोरी के सबूत बिहार में रखेंगे यानी पवन जी? ना केवल बिहार में। 10,000 रुपए की तरफ इशारा कर रहे हैं जो अकाउंट में डाले गए थे बिहार चुनाव के दौरान। ना केवल 10,000, ये जो अरबों रुपए खर्च किए जा रहे हैं, कहां से आ रहे हैं? इतने करोड़ों का एक एक सीट। आज महाराष्ट्र के एक सरपंच के गांव में 1 करोड़ रुपए बांटने के लिए भेजा जाए, आप कहते हैं वहां क्या जनादेश है? ये ज्ञानेश गुप्ता को जेब में जिसने रखा हो वो क्या जनादेश से जीत रहा है? फिर आप कहते हैं इज्जत कीजिए इनकी। क्यों करें इज्जत साहब? रखें कनपट्टी पे हमारे कट्टा, इनका बड़ा मशहूर है ना, ये बड़ा इनको अच्छा लगता है ये सब भाषा। रखें हमारी कनपट्टी पे कट्टा, हम फिर भी इज्जत नहीं करेंगे इनकी। जाए पवन जी, फिर तो वही होगा, वो भी आपको क्यों बुलाएंगे? इनकी पार्टी में और लोग हैं जिनकी इज्जत करते हैं हम लोग, ऐसा नहीं है कि नहीं है। जस्ट क्योंकि वो बीजेपी में हम उनकी इज्जत नहीं करेंगे ऐसा नहीं है, लेकिन इस व्यक्ति की, माफ कीजिएगा, इज्जत करने लायक 2-4 नाम ले लीजिए पवन जी फिर आज। किन की इज्जत करते हैं बीजेपी में? वो बेचारे मुसीबत में आ जाएंगे, कल ही बाहर कर देंगे उनको। राजनाथ सिंह की बात कर रहे हैं क्या, या नितिन गडकरी की? राजनाथ सिंह जी तो बोलते हैं कि नेहरू जी बाबरी मस्जिद बनाना चाहते हैं। एग्जैक्टली करेंगे साहब। हाँ एग्जैक्टली। भाई पहले आप लोग ही बोलते थे राजनाथ सिंह बहुत सबसे दोस्ती बनाकर रखते हैं, अच्छे संबंध बनाकर रखते हैं, मर्यादा की सीमा में रहते हैं, उसे लांघते नहीं। नुकसान हुआ होगा वहां तो बेचारे अब फिर उन्हीं की जैसे हो गए, उन्हीं के रंग में ढल रहे हैं। पवन जी, आपने मुझे कुछ महीनों पहले एक इंटरव्यू में कहा था कि आप एक बार नरेंद्र मोदी को विपक्ष में बैठकर और सवाल पूछते देखना चाहते हैं, और इधर से राहुल गांधी प्रधानमंत्री के तौर पर उसका जवाब दें। लग नहीं रहा है पवन जी, अभी लग नहीं रहा है कि आपका वो सपना साकार होने जा रहा है। समझ सकता हूं कि क्यों नहीं लग रहा, मैं बताता हूं आपको। हाँ, जो प्रधानमंत्री उस वक्त संसद में नहीं बैठते जब राहुल गांधी भाषण देते हैं, आपको लगता है कि ये विपक्ष में जब होंगे संसद में बैठेंगे भाग लेंगे? ये भगोड़े हैं, ये भाग लेंगे, लिख लीजिए आज आप। लेकिन ये हारेंगे, ये भी लिख लीजिए आप। कितनी चोरी कर लें, इस देश पे भरोसा रखिए। बंगाल में हारेंगे? मानक गुप्ता पर भरोसा है। हाँ, बंगाल में हारेंगे? बिल्कुल हारेंगे, क्यों नहीं हारेंगे? मतलब ममता बनर्जी जीतेंगी? बिल्कुल जीतेंगी, जिसको भी जीतना है जीतेगा, विपक्ष जीतेगा। तो विपक्ष तो वहां बिखरा हुआ है। आपको जो लग रहा है वो होता नहीं है ना हमेशा। क्या मतलब? क्या है छिपी हुई स्ट्रैटेजी, छुपी हुई रणनीति क्या है? अब वक्त पे आएगी, सब कुछ सामने वक्त पे आता है। अच्छा पवन जी, एक मुद्दा और जिस पर पूरे देश में गहन चिंतन हो रहा है, खूब आरोप लगाए जा रहे हैं, ये इंडिगो एयरलाइन वाला मसला। इस पर आपने भी अपने मन की बात खुलकर कही है, कांग्रेस पार्टी भी कह रही है ये सब सरकार की मोनोपोली बढ़ाने की नीति की वजह से हुआ है। क्या लग रहा है पवन जी, आप थोड़ा समझाइए, आपके हिसाब से क्या विश्लेषण है इसका, क्यों हुआ ये? आपको पता है मानक जी कि सितंबर 2025 में इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में एक व्यक्ति शामिल हुए थे, उनका नाम अमिताभ कांत है। इसके आगे भी कुछ कहूं या आप अपने आप समझ गए? अमिताभ कांत इंडिगो के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में हैं। इंडिगो कंपनीज और इंडिगो के मालिक ने कितने इलेक्टोरल बॉन्ड्स खरीदे 2019 से 2023 के बीच में, और उसमें से कितने भारतीय जनता पार्टी को दिए,
ये सब खुलासे आपके सामने हम आज कर चुके हैं कांग्रेस के प्लेटफॉर्म से। और जो गाइडलाइंस थी यात्रियों की सुरक्षा के लिए 20 महीने इंडिगो को मिले थे उन गाइडलाइंस का पालन करने के लिए, तैयारी करने के लिए। सरकार ने 20 महीने दिए, इंडिगो ने पालन नहीं किया। ये आत्मविश्वास कहां से आता है? ये इलेक्टोरल बॉन्ड से आता है, ये अमिताभ कांत से आता है, किससे आता है ये आत्मविश्वास? और कल सरकार ने घुटने टेके इंडिगो के सामने। ये घुटने क्यों टेकने पड़ रहे हैं? एक प्राइवेट कंपनी के सामने 64% सिविल एविएशन जो हमारे भारत की है उसका 64% इंडिगो के पास है। टाटा और इंडिगो मिला के 92% है। ये मोनोपोली, ये ड्यूओपोली जो राहुल गांधी बार बार कहते हैं, किसी कारण से कहते हैं। ये आपके सामने है। अब पैसेंजर सिक्योरिटी गई, इंडिगो के आगे हाथ जोड़ लिए, हाथ बांध करके खड़े नरेंद्र मोदी। फिर आप कहते हैं इज्जत करो नरेंद्र मोदी की। आप, हमें भी हंसी आती है आपकी इन बातों पर। अच्छा पवन जी, बाकी बातें छोड़िए, ये राहुल गांधी पर ये जो डिनर में नहीं बुलाने का आपने जो आरोप लगाया ना, मैं चाहता हूं कि दीपक वोरा बैठे हैं, रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं, और ये मेरे ख्याल से तब भी सर्व कर रहे थे जब कांग्रेस की सरकार थी, कई देशों में राजदूत रह चुके हैं। जरा उन्हीं से मैं पूछ लेता हूं। दीपक जी, ये थोड़ा बताइए ना, ये आरोप में दम है क्या कि बैंक्वेट में नहीं बुलाया और राहुल गांधी को मिलने नहीं देते विदेशी नेताओं से? बहुत बहुत धन्यवाद सर, आभारी हूं कि आपने मौका दिया है। मैं अभी हमारे जो वरिष्ठ सहयोगी उनकी बात सुन रहा था, उनका गुस्सा बहुत है, तो क्षमा चाहता हूं सर, जरा थोड़ा शांत हो जाइए। जो मैं कहूंगा मुझे कहने दीजिए। 6 देशों में मैं आपका राजदूत रह चुका हूं, 4 हेड ऑफ स्टेट विजिट मैंने हैंडल की हैं। वहां के जो नेता, प्रेसिडेंट या प्राइम मिनिस्टर भारत आते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कूटनीति में क्या होता है सर। वो स्टेट विजिट पे आ रहे हैं, ऑफिशियल विजिट पे आ रहे हैं, तो राष्ट्रपति भवन में या प्राइम मिनिस्टर आवास में या हैदराबाद हाउस में उनके लिए एक डिनर का आयोजन किया जाता है। ये हम उनको इज्जत देते हैं। फिर हम उनसे कहते हैं कि देखिए, ये हमारी तरफ से सुझाव है, हम इन लोगों को इन्वाइट करना चाहते हैं, आपको कैसा लगता है? अब मेरी आवाज पहुंच रही है? जी आ रही, बोलिए जी। तो ये लोग हैं जिनको हम इनवाइट करना चाहते हैं, और फिर वहां से सर प्राइवेटली, क्वाइटली, ये टीवी के माध्यम से नहीं, वो हमसे कहते हैं भाई इनको मत बुलाइए, इनको बुला लीजिए, इनको बुला लीजिए, एटसेट्रा। अब जहां तक लीडर ऑफ अ पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का सवाल है, जो एक कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन है, वो कहते हैं मैं नहीं मिलना चाहता, मेरे पास टाइम नहीं है। मैं क्या करूं सर? फोर्स करूं उसको मिलना? ये कई बार मेरे साथ हुआ है सर। स्पष्ट रूप से उन्होंने कहा हम नहीं मिलना चाहते। एक बार तो एक देश के, मैं बता देता हूँ, राष्ट्रपति को मैं आगरा ले गया था ताजमहल, तो उन्हीं की उन्हीं के देश का कोई व्यक्ति जिससे वो बिल्कुल मिलना नहीं चाहते थे, वो बाहर मंडरा रहा था, और वहां के राष्ट्रपति ने खुद उनकी भाषा में बोलता हूँ, बोला एम्बेसडर इसको बाहर निकालो, मैं नहीं मिलना चाहता। तो हमने पुलिस से कहा इसको हटा दीजिए। क्या करें उस समय हम सर? लोकतंत्र कहां जाता है उस समय? जब वो कह रहा है मैं नहीं मिलना चाहता, व्हाट शुड आई डू? मैं संबंध खराब करूं उसके साथ, जबरदस्ती बोलूं मिले? सेकेंड थिंग आई वांट टू पॉइंट आउट सर, अभी आपने जिक्र किया है कि हम मिलने नहीं दे रहे। दैट्स नॉट ट्रू। अगर वो मिलना नहीं चाहता, उनका है ना सर, उनके डिसीजन है, वो तो हमारे मेहमान बन के आ रहे हैं, एंड वी डिसाइड टुगेदर उनका क्या प्रोग्राम होगा। मिसाल के तौर पे, जस्ट यू नो, इट्स अ स्टूपिड एग्जांपल, पर अगर वो सिंपली कहेंगे अच्छा आधे घंटे के लिए मैं जिहादिस्तान जाता हूं और वापस आता हूं, तो हम कहेंगे सर जाके छोले खा तुम, आप लोग अमृतसर के, आप जिहादिस्तान नहीं जा सकते। दैट्स नॉट पार्ट ऑफ आवर प्रोटोकॉल सर। मेरा मानना है, जो मैंने देखा है अभी तक, आप लोग नाराज हैं, गुड लक टू यू सर, लेकिन ये जो आपने बताया लीडरशिप इज कमांडेड नॉट डिमांडेड, सर फौजी का बेटा हूं सर, आई नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। ये हम लोग कहते हैं फौज के अंदर। एंड लेट मी जस्ट टेल यू वेरी क्लियरली सर, हमने पूरी तरह से प्रोटोकॉल को फॉलो किया है। आई स्पोक टू मेनी पीपल, हमारे लोग, आई हैव बीन इन प्रोटोकॉल माई सेल्फ सर, हमने किसी चीज का उल्लंघन नहीं किया। अब कोई नाराज हो जाए, देयर इज नथिंग आई कुड। सर आपको ये भी पता होगा, एक देश के प्राइम मिनिस्टर यहाँ आए थे, हार्ड कोर इस्लामिस्ट है, मैं तो उस देश में रहा हूं, मैं उनको जानता हूं सर, वो घर गए थे इनके लीडर ऑफ द ऑपोजिशन से मिलने। वो आदमी बहुत ही व्हाट कैन आई से सर, यू नो, ही इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सन, जेल में भी रहा है अपने देश में, एटसेट्रा एटसेट्रा। मैं अच्छी तरह से उसको जानता हूं सर। दीपक जी, तो जब ऐसे सर, दीपक जी, सॉरी टू इंटरप्ट सर, मैं ये पूछ रहा हूं, क्या आपके पास ये पक्की जानकारी है कि सरकार ने राहुल गांधी का नाम दिया था और पुतिन के उनको बुलाने से, उनसे मिलने से? मैं आपको ये भी बता दें सर, हम लिख के नहीं देते हैं, हम लोग ये इनफॉर्मल डिस्कशन करते हैं सर।
कि भाई ये भी है लिस्ट, हम इनको, ये प्रोमिनेंट पर्सनैलिटीज है। मुझे कोई बुलाएगा, किसी को आपत्ति नहीं होगी। हाँ, एक देश को होगी जहां से मुझे कहा था आप चले जाइए यहाँ से। मानक जी, उनको आपत्ति होगी अगर मैं नहीं दीपक जी, मैंने ये नहीं कहा कि लिखित में दिया, मैं कह रहा हूं वर्बली भी क्या पूछा गया था? मतलब ये फैसला पूरी तरह से रशियन साइड का था। हमारा प्रोटोकॉल यही कहता है कि हम उनके साथ बातचीत करें, और मुझे कोई भी संदेह नहीं है कि हमने ये प्रोटोकॉल को फॉलो किया है। सर हम बहुत मैच्योर डेमोक्रेसी है। मैं फाइनली इतना कहना चाहता हूं सर, हाँ। कि जो मॉर्निंग कंसल्ट अमेरिका की कंसल्टेंसी है, हर हफ्ते वो सर्वे करते हैं। हम पैसे नहीं देते, $1 बिलियन कंपनी है। पिछले 3 साल से वो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दुनिया का सबसे लोकप्रिय लीडर मानते हैं। आप सहमत हैं नहीं है, हमें फर्क नहीं पड़ता सर, मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं सच्चाई क्या। और ग्लोबल साउथ की जो बात है, वो नरेंद्र मोदी को अपना लीडर नहीं मानते सर, वो भारत को अपना लीडर मानते हैं। अच्छा, ओके, पवन जी कुछ कहना चाह रहे हैं दीपक जी? हाँ पवन जी बोलिए। मैं वैसे डिबेट में तो नहीं बैठा हूं, लेकिन इनके सोर्सेज जरूर होंगे, मैं इनके ऊपर टिप्पणी नहीं करता। इतना बता दूं कि इनफॉर्मली हमें भी बहुत कुछ पता चलता है, और इतना मैं भी समझता हूं, मैं सरकार का हिस्सा रहा हूं दीपक जी, आप जितना सीनियर नहीं हूंगा, लेकिन फिर भी मैं बता दूं आपको कि बैंक्वेट में बुलाने के लिए लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बुलाएं या न बुलाएं, ये पुतिन नहीं डिसाइड करेगा, माफ कीजिएगा, ये तो प्रधानमंत्री, ये भारत सरकार डिसाइड करती है। इतना अकल मुझ में भी है, इसलिए आप डोंट कंफ्यूज मी, आई एम टॉकिंग अबाउट द बैंक्वेट। बैंक्वेट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन राज्यसभा और लोकसभा को न बुलाना पुतिन डिसाइड करेगा, तो माफ कीजिएगा, मुबारक हो आपको, ये आपकी डेमोक्रेसी। और आपके लिए प्रधानमंत्री बहुत पॉपुलर होंगे। मैंने नहीं कहा लीडरशिप हैज टू बी कमांडेड, आई सेड रिस्पेक्ट हैज टू बी कमांडेड। देयर इज अ डिफरेंस, देयर इज अ डिफरेंस। इज्जत कमाई जाती, मैं इज्जत की बात कर रहा हूं, नेतृत्व की नहीं। तो आप नेतृत्व के साथ ही इज्जत आती है सर। डोंट इंटरप्ट मी, आई डिडंट इंटरप्ट यू, प्लीज। You are a diplomat, don't play with words. I did not say leadership, I said respect, and there's a huge difference. तो मानक जी, क्योंकि डिबेट में मैंने आपको कहा था कि मैं नहीं भाग लूंगा, ये 1-on-1 था, मुझे यही कहा गया था। हाँ, लेकिन मैं फिर से दोहराना चाहता हूं, अगर बैंक्वेट में लीडर ऑफ ऑपोजिशन को बुलाना है या नहीं बुलाना, ये लिस्ट पुतिन अप्रूव करता है, तो मुबारक हो दीपक चोपड़ा जी को। धन्यवाद। थैंक यू दीपक। थैंक यू पवन जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू टाइम निकालने के लिए। दीपक जी, अब आप जवाब देना चाह रहे हैं? पवन जी चले गए हैं, लेकिन वो कह रहे हैं बैंक्वेट में बुलाने के लिए फॉरेन साइड से अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है। दीपक जी, अब मैं इतना भी आपको बता देता हूं, एक कनाडा नाम देश का नाम सुना होगा, उनके बेवकूफ प्रधानमंत्री जिनको नौकरी से निकाल दिया, तो वो यहाँ आए थे, अपने साथ ले आए थे कि इन लोगों को डिनर पे बुलाओ। जो हमने किया था ऑफिशियल डिनर, 2 खालिस्तानी थे। क्या करूंगा मैं सर, बुलाऊं उनको? मैंने कहा सॉरी, हम नहीं बुला रहे इनको। सर एक सेकंड दीपक जी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट सर, राहुल गांधी की तुलना खालिस्तानियों से मत करिए सर। नहीं, मैं नहीं कर रहा, तुलना नहीं कर, मैं सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस की बात कर रहा हूं सर। इंडिविजुअल कोई भी हो, इट डजंट मैटर। ये मैंने नहीं कहा ये खालिस्तानी है सर, इज्जत करते हैं, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, बट डिसीजन जो होता है ये जॉइंट डिसीजन होता है। अच्छा ठीक है। खेरा साहब पता नहीं कितने कौन सी एम्बेसी में काम किया है इन्होंने, या कहां पे राजदूत थे। लेकिन अगर कभी वो चले गए वैसे भी वो चले गए। हाँ, शीतल जी कुछ कहना चाह रहे थे। अनंत, आपकी राय? जी, मैं ये सुन रहा था और मुझे बड़ी हैरानी हो रही थी कि इतने सारे वरिष्ठ लोग सेलेक्टिव बातें कर रहे हैं, इन टोटलिटी बात नहीं हो रही है। क्या हम ये भूल गए कि नरेंद्र मोदी की सरकार में ही 10 जून 24 को जब वियतनाम के प्रधानमंत्री आए थे तो राहुल गांधी की मुलाकात उनसे करवाई गई। 1 अगस्त 24 को जब अनवर इब्राहिम आए थे तो उनकी राहुल गांधी से मुलाकात हुई। मॉरिशस के पीएम राम गुलाम आए थे, 16 सितंबर 25 को उनकी मुलाकात हुई। 8 मार्च 25 को न्यूजीलैंड की प्राइम मिनिस्टर आई थी, उनकी मुलाकात हुई। तो अगर क्या मतलब पुतिन के समय ही नरेंद्र मोदी को यह स्वप्न आ गया कि राहुल गांधी को बाहर कर दो? कैसी राजनयिक बातें हो रही हैं यहाँ? मतलब आप सेलेक्टिव बातें करके किसी को भी कटघरे में खड़ा कर दोगे और देश को भ्रमित करोगे। सवाल इस बात का नहीं है, सवाल प्रोसेस का होता है। और अगर हम दीपक वोरा जी के इंटेग्रिटी पर और उनके राजनयिक के अनुभव पर सवाल उठाते हैं, तो हमें भी अपने गिरेबान में झांकना चाहिए। पवन खेड़ा जी होते तो मैं भी उनसे पूछता कि सरकार में कहां रहे आप? पूरे देश को पता है कि पवन खेड़ा जी सरकार के हिस्सा किस तरह से रहे। क्या उनको राजनय का अनुभव था? तो राजनय में अगर कोई व्यक्ति इतने सीनियर पोजीशन पर 40 साल तक डिप्लोमेसी किया है और वो एक प्रोसेस बता रहा है, तो उसको डिमीन करने का अधिकार, वो भी सेलेक्टिव तर्क के आधार पर, मानक जी मुझे नहीं लगता है कि किसी पत्रकार को होना चाहिए। ठीक है, ओके। अब आइए, पहली बात तो मैं ये सिर्फ कहना चाहता हूं। दूसरी बात कि जिस प्रकार से पवन जी इस समय कह रहे थे
अभी उनकी अनुपस्थिति में उनके बारे में बोलना उचित नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं मीडिया के बिना, मैं पवन जी का एक वीडियो सुन रहा था, वो कह रहे थे मीडिया के बिना हम वैधव्य झेल रहे हैं, वी आर विडोड। ये पवन जी का वक्तव्य है। अरे भैया, एक तरफ मीडिया वाले को आप चरण चुंबक भी कहोगे, वो खैर दूसरी चेयरमैन है, तो ऐसे थोड़ी ना, मतलब अगर वैधव्य में हस्बैंड वाइफ टाइप रिलेशनशिप ही मीडिया के साथ वो जोड़ना चाह रहे हैं तो वो बड़ी सहजता से और बहुत अच्छे तरीके से चलता है। ये नहीं होता कि आप पत्नी को या पति को, अपने स्पाउस को हमेशा कोसते रहो और जो सामने वाला है वो आपकी इज्जत करता रहे। तो इसलिए मुझे ये लगता है कि पवन जी को अपने वैधव्य के बारे में विचार करना चाहिए। ठीक है।